हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 100,000 ऑफ योर रिफाइनिंग के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर ने ट्रेडिंग एसोसिएशन के कल्टीवेटर्स को बहुत ही अच्छा सबक दिखाया था। कुछ ही देर में वहां पर ट्रेडिंग एसोसिएशन का चेयरमैन आ चुका था। वो काफी डरते हुए कह रहा था कि इसके बदले हमारे पास आपको देने का ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको खुश करने के लिए आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद कुछ दिन के बाद एंसेस्टर ने भी उसे 3 दिन का मोहलत दे दिया था ताकि वो अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सके। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने गार्डन में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ का टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। फैंसी जो कि एंसेस्टर को चाय पिला रही थी वो भी फ्रीज हो जाती है। आसपास हर एक जगह यानी कि पेड़ से नीचे गिर रहे पत्ते भी फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन एंसेस्टर बिल्कुल शांत ही बैठे हुए थे। तभी अचानक एंसेस्टर के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंसेस्टर बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में एंसेस्टर के ऊपर अटैक कोई और नहीं बल्कि शुइन कर रहा था। यहाँ शुइन लगातार एंसेस्टर के ऊपर कई सारे अटैक करके उनके मारने की कोशिश करने लगता है। हालांकि शुइन को ये बात काफी अच्छी तरह से मालूम था कि एंसेस्टर का उससे कोई मुकाबला ही नहीं, और इसी की वजह से कुछ देर ट्राई करने के बाद आखिरकार वो हार मानते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार भी जिंदगी जी लो। इतना कहने के बाद शुइन वहाँ पर रखे चाय को पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंसेस्टर उसे बीच में ही रोक देता है, जो देखकर शुइन को काफी ज्यादा हैरानी होता है। लेकिन तभी फैंसी वहाँ के चाय को लेते हुए कहने लगती है कि ये चाय हमारे एंसेस्टर के लिए है। इतना कहने के बाद वहाँ चाय एंसेस्टर को देने चली जाती है। तब यहाँ देखकर शुइन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे चाय पीने देते हो तो मैं तुम्हें एक न्यूज दूंगा। लेकिन उसके बाद के ऊपर एंसेस्टर कोई जवाब नहीं देता। तब जाकर शुइन बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूँ जिसे जानकर तुम काफी ज्यादा हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ एक अच्छा खासा गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन जब शुइन देखता है कि एंसेस्टर तो उसके बाद के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तब वो कुछ जाकर बताने लगता है कि पहले तो वो तुम्हारा काफी सम्मान करने वाले हैं, और उसके बाद वो लोग तुम्हें मारना भी चाहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब चीजों से तुम काफी ज्यादा बोर हो चुके हो? तो क्यों ना तुम उन सभी को एक ही बार में ही मार दो। अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। इतना कहने के बाद शुइन दोबारा फैंसी के हाथों से उस चाय के कप को लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि शुइन उस चाय के कप को ले पाता, एंसेस्टर दोबारा उसे रोक देता है। तब ये देखकर शुइन अपने दूसरे हाथ से उस चाय के कप को लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार भी एंसेस्टर उसके दूसरे हाथ को वो फ्रीज कर देता है। जिसके बाद एंसेस्टर बहुत ही आसानी के साथ अपने चाय के कप को अपने पास लाता है और बहुत ही प्यारे तरीके से अपने चाय को एक चुस्की लेने लगते हैं। फिर अपने चाय की चुस्की को लेने के बाद एंसेस्टर शुइन से कहने लगता है कि क्या वह फॉर्मेशन को तुमने ही उनके साथ मिलकर सेटअप किया है? तब इस बात का शुइन थोड़ा हैरान तभी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोग खुद मेरे पास आए थे ट्रेजर्स को लेकर, तो क्या तुम उन ट्रेजर्स को नहीं लेना चाहते हो? दोस्तों, असल में एंसेस्टर उस फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे जो कि ट्रेनिंग एसोसिएशन के चेयरमैन ने उनके लिए बिछाया था, और इसमें किसी और ने नहीं बल्कि शुइन ने उनका हेल्प किया था, और शुइन ने हेल्प के बदले उन लोगों से बहुत ही अच्छा खासा ट्रेजर लिया था। फिर एंसेस्टर शुइन को कहने लगता है कि वो लोग मेरे टीएल सेट को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्या इस बात से तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन इस पे शुइन काफी घमंड के साथ कहने लगता है कि भला मैं क्या डरने लगा उन लोगों से, मैं जब चाहूँ तब उन लोगों को मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह दोबारा एंसेस्टर के ऊपर अटैक करके उनके चाय को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार भी एंसेस्टर बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर शुइन एंसेस्टर के सामने ही बैठते हुए कहने लगता है कि वो लोग बहुत ही बेकार और काफी ज्यादा बहुत ही बुरे लोग थे। उन लोगों ने खुद अपने ही लोगों को मार कर उनको रिफाइन करके फिल्म में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ तक कि काफी घमंड के साथ अलग अलग वर्ड्स में जाकर उन्हें बेचती भी हैं। लेकिन एंसेस्टर अपने चाय को पीते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग है। शुइन इस बात को सुनकर हैरान हुए कहने लगता है कि क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि आखिरकार उन लोगों ने तुम्हारे लिए किस तरह के फॉर्मेशन को सेटअप किया है? लेकिन एंसेस्टर साफ साफ मना करते हुए कहने लगता है कि मुझे इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तब ये देखकर शुइन कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक शुइन को एहसास होता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दी है। वो जल्दी जाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह अटैक उसके ऊपर से निकल कर सीधे एंसेस्टर की तरफ ही आ रहा था। तब यहाँ देखकर एंसेस्टर अपने ऑरा को थोड़ा सा रिलीज करते हुए आने वाले एरो को बीच में ही रोक देता है, लेकिन उस एरो के रोकते ही अचानक ही वह एरो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बदले उन सभी को एक मैसेज मिलता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि इंसानों को तुमने मार
मारा है बुद्धा और गॉड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ देख श्विन को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तभी फैंसी कहती है एंसेस्टर क्या हमें इस चीज का जांच करना चाहिए। लेकिन एंसेस्टर चाय पीते हुए कहने लगता है कि नहीं, अब सब कुछ रेडी हो चुका है तो हमें भी निकलना होगा। तभी ट्रेनिंग एसोसिएशन का चेयरमैन कहने लगता है कि एंसेस्टर हमने आपके लिए गिफ्ट रेडी कर लिया है, प्लीज आप हमारे रास्ता दिखाते हुए आ जाइए। उस लीडर के बात को सुनने के बाद एंसेस्टर अब धीरे धीरे उठकर अपने रास्ते की ओर जाने लग जाते हैं। तब ये देखकर शिन भी कहता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरह के गेम को खेलते हो। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर उसके ऊपर हेवीली प्रेशर डालकर उसे वहीं पर रोक देता है। ये देखकर शिन गुस्साते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब। एंसेस्टर जाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं खुद ही उस चीज को संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी शिन इस बात से थोड़ा गुस्सा होने लगा था। फिर एंसेस्टर निकलते हुए कहने लगता है कि तुम यहीं पर बैठकर अपने हाथों से चाय बनाकर पी सकते हो। लेकिन एंसेस्टर के बातों को सुनने के बाद शिन कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं खुद चाय पीना चाहता हूँ। और कुछ देर उसके बाद कहने के बाद यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग एसोसिएशन के स्टार वॉरशिप के पास पहुंच चुका था। एंसेस्टर को देखने के बाद सारे ही कल्टीवेटर्स उन्हें बहुत ही आदर के साथ ग्रीट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एंसेस्टर के स्वागत के लिए वहाँ पर अच्छे खासे खाने का भी व्यवस्था किया गया था। जिसके बाद वह चेयरमैन आगे आते हुए एंसेस्टर से कहने लगता है कि उस वक्त मेरा सर्वेंट आपके साथ बहुत ही ज्यादा रूड हो चुका था। फिर वहाँ चेयरमैन जल्दी से अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है कि उस सर्वेंट को यहाँ पर लाया जाए। कुछ ही देर में उस डरे हुए सर्वेंट को वहाँ पर लाया जाता है जो कि एंसेस्टर के पावर को देखकर अभी भी सदमे में था। इस पर वह चेयरमैन उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें बंद करो एंसेस्टर, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसे क्या सजा देना चाहिए। लेकिन एंसेस्टर शांत ही आवाज में उसे कहने लगता है कि इस बात का डिसाइड तुम खुद कर लो। इस पर वहाँ चेयरमैन एंसेस्टर को कहने लगता है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक सलाह है। देखिए दरअसल बात ये है कि मेरा ट्रेनिंग एसोसिएशन पूरे कॉस्मिक सी में बहुत ज्यादा इज्जतदार माना जाता है। के अलावा मेरे इस नौकर ने आपको बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया है, तो क्यों ना आप इसे अपने टैलेंट सेट के गेट के बाहर काफी दिनों तक इसे वैसे ही रख दे। इससे आप भी बहुत ही अच्छे तरह से खुश हो जाओगे और साथ ही साथ दूसरे कल्टीवेटर्स को भी ये देखकर पता चल जाएगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो और वो लोग आपसे टकराने से डरेंगे। उसकी बात को सुनने के बाद एंसेस्टर थोड़े सीरियस होकर उनकी तरफ पलटते हैं। तब ये देखकर वो बॉडीगार्ड फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंसेस्टर शायद उनके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन एंसेस्टर अपने शांत आंखों से उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि दूसरों को लूटूं और अपने ताकत के दम पर कमजोरों को बुली करूं। इस बात को सुनने के बाद उस बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन चेयरमैन अपने आप को शांत रखते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो और आप जो बात बोलते हो वो बिल्कुल सही होता है। इसके बाद वो अपने लोगों को जल्दी से एंसेस्टर के लिए ट्रेजेस लाने को कहता है। उन ट्रेजेस को देखते हुए वहाँ एंसेस्टर से कहने लगता है कि आपका रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, तो एंसेस्टर क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे। एंसेस्टर के बातों को सुनने के बाद जवाब नहीं देता। वो जल्दी से पीछे चले जाते हैं और एक टेबल के पास बैठकर आराम से वहीं पर बैठकर उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन एंसेस्टर के इस तरह के एटीट्यूड को देखने के बाद वो चेयरमैन काफी खुश होते हुए एक खास तरह के वाइन को निकालते हुए कहने लगता है कि ये वाइन काफी ज्यादा खास है एंसेस्टर, मुझे यकीन है कि इसे पीने के बाद आप ब्रेक थ्रू करके गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाओगे और यहाँ तक कि हेवन भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस पर भी एंसेस्टर शांत रहकर ही कहने लगता है कि मैं वाइन नहीं पीता। तब वो बंदा कहने लगता है कि कोई बात नहीं एंसेस्टर, शायद आपको नहीं पता कि वाइन कितना ज्यादा खास है, लेकिन अगर आप इस वाइन को नहीं पीना चाहती तो क्यों ना आप इसे अपने टैलेंट सेट में भेज दे ताकि आपके डिसाइपल इस वाइन का टेस्ट ले सके। ये आइडिया कैसा रहेगा। एंसेस्टर भी उसके बातों को सुनने के बाद इस बात के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से अब वो चेयरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने लोगों के हाथों में वाइन देते हुए कहने लगता है कि तुम लोग जल्दी से जाकर टैलेंट सेट में वह वाइन देकर आओ। लेकिन कुछ देर होने के बावजूद भी उसके लोग वहाँ से जा नहीं रहे थे। ये देखकर चेयरमैन थोड़ा गुस्सा तो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वह लड़की कहने लगती है कि चेयरमैन मुझे माफ कीजिए क्योंकि आपकी सेवा काफी ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें यह वाइन कहाँ पर डिलीवर करना है। पर चेयरमैन भी हंसते हुए कहने लगता है कि अरे हाँ, इसका बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए एंसेस्टर से कहने लगता है कि क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिरकार आपका टैलेंट सेट कहाँ पर है ताकि मेरे लोग उस एड्रेस पे ये चीज डिलीवर कर सके। लेकिन इस बार भी एंसेस्टर उसके चालाकी को काफी अच्छे तरह से समझ चुका था। एंसेस्टर ने कहने लगता है कि तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर वहाँ पर वॉइड रियल्म ओपन करता है, के जरिए उस वॉइड के
के जरिए सारे के सारे टूरिस्ट और वाइन सीधे टियालन सेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखने के बाद चेयरमैन और भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एंसेस्टर ने किसी तरह के खास तरह के आर्टिफैक्ट यानी कि ट्रेजर का इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले की तरह एंसेस्टर इस बार भी शांत से ही जवाब देता है कि ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, जिस पर वो चेयरमैन हंसते हुए कहने लगता है कि वो मुझे माफ करना, गलती हो गया, तो इस बात पर मैं खुद ही वाइन पीऊंगा। इतना कहने के बाद चेयरमैन जल्दी से अपने हाथ में रखे हुए वाइन को पी लेता है। फिर वहाँ उस वाइन को पीने के बाद एंसेस्टर से कहने लगता है कि सच में आपका ऑरा एकदम ड्रैगन और फीनिक्स जैसा है। मुझे तो उम्मीद है कि आपका जो न्यू वर्ल्ड है वो सच में काफी ज्यादा खास होगा, लेकिन काश मैं भी उस न्यू वर्ल्ड को देख पाता। असल में दोस्तों, चेयरमैन अपने भोली वाली बातों से एंसेस्टर से उस लोकेशन के बारे में पता लगाना चाहता था जहाँ पर एंसेस्टर ने अपने बाउंडरलेस वर्ल्ड को छुपा कर रखा है। फिर वहाँ चेयरमैन आगे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि आपके जैसे और भी टैलेंटेड कल्टीवेटर्स आपके वर्ल्ड में होगा, लेकिन अगर हो सकता तो मैं आपको कुछ न कुछ देकर आपके वर्ल्ड में विजिट करता। लेकिन इस बार भी एंसेस्टर से साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से अब उस चेयरमैन थोड़ा सा खामोश हो गया था। लेकिन कुछ ही देर में उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वहाँ अपने लात को किक मारते वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। वो कहने लगता है कि एंसेस्टर, मैंने आपको काफी ज्यादा इज्जत दी, मैंने आपको यहाँ पर दोस्ती बनाने के लिए बुलाया, लेकिन हर बार आप मेरी बातों को इग्नोर करते रहे। मैंने कोशिश की कि मैं आपको खुश करूं, लेकिन आप नहीं माने और आपके साथ अब जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होने वाले हो। इतना कहने के बाद वह चेयरमैन अपने रेड और खतरनाक फॉर्मेशन को अपने हाथों से एक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से खतरनाक तरीके से एनर्जी रिलीज होने लगते हैं। इस पर यहाँ देखने के बाद फैंसी थोड़ी शांत होकर ही कहने लगती है कि तो तुमने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम ये जान सको कि आखिरकार एंसेस्टर ने बाउंडरलेस वर्ल्ड को किस लोकेशन पर छुपा कर रखा है। लेकिन चेयरमैन, क्या आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा बोलने और इतना कुछ खेलने के बाद आप काफी ज्यादा थक चुके हो? चेयरमैन अपने फॉर्मेशन को रोकते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोगों का बाउंडरलेस वर्ल्ड का लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे बताने के बारे में नहीं सोचा तो मुझे मजबूरन तुम दोनों को यहीं पर रखना होगा। चेयरमैन साफ साफ एंसेस्टर को वार्निंग दे रहा था, लेकिन एंसेस्टर शांत रहते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अकेले ये काम करोगे? तब चेयरमैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और देखते ही देखते चेयरमैन के कई सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर उसके पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन की वॉरशिप के बाहर भी कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स आ जाते हैं। कुल मिलाकर चेयरमैन ने पूरे आर्मी को यहाँ पर बुला लिया था, क्योंकि वो इस बात को काफी अच्छे तरह से जानता था कि एंसेस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उसने एक भी गलती की तो उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होगा। लेकिन ये देखने के बाद एंसेस्टर अपने थ्रोन से उठते हुए कहने लगता है कि बस तुम लोगों के पास थोड़ा सा भीड़ आ चुका है। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने गोल्डन ऑरा को रिलीज करता है। एंसेस्टर के मामूल से गोल्डन ऑरा को देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। उनके ऑरा के सामने वो टिक ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो तब होते हैं जब वो देखते हैं कि असल में एंसेस्टर के पीछे गॉड ऑफ क्रिएशन है, जिन्हें देखकर वो सभी और भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन को भी ऑर्डर दे सकता है, यानी कि इसका मतलब ये था कि एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये देखने के बाद भी वह चेयरमैन इस बारे में जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिरकार एंसेस्टर कौन है। लेकिन एंसेस्टर अपने हाथ को धीरे से ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि तुम इसके बारे में जानने के लायक नहीं हो। और इतना कहने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर चेयरमैन और उसके पूरे आर्मी के अस्तित्व को ही वहीं से मिटा देता है, जैसे कि वो लोग यहाँ पर थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वही लड़की जिसने की अपने आंखों पर एक पट्टी बांध कर रखा था, वो अपने आप को सही सलामत देखकर हैरान हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर एंसेस्टर हमेशा की तरह शांत आवाज में कहने लगता है कि तुमने ही उस लेटर को मुझे दिया था ना। तब वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें इन सभी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर एंसेस्टर से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुमने वहाँ लेटर मुझे क्यों भेजा था। फिर वह लड़की भी बहुत ही शांत तरीके से एंसेस्टर को बताती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक नए वर्ल्ड को कोई भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, उसे लूटे, और इतना शुद्ध और इतनी नई दुनिया को कोई भी डिस्ट्रॉय करे, ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन एंसेस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर है जिससे कि आप अपने बाउंडरलेस वर्ल्ड को लोकेशन को इरेज कर सको, ताकि कॉस्मिक सी के किसी भी कल्टीवेटर को उसके बारे में पता ना चल सके। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग उस बाउंडरलेस वर्ल्ड को हथियाने की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन एंसेस्टर अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि अब काफी देर हो चुका है। हालांकि एंसेस्टर के बात का सुनने के बाद उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर के हाथ के उंगलियों के ऊपर अचानक ही एनर्जी जनरेट होने लगता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद एंसेस्टर अपने हाथ से उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर यानी कि यूनिवर्स के ऊपर जाने के बाद वह एनर्जी पूरे चारों ही दिशाओं में फैल जाता है। ये
ये देख कर लड़की हैरान तो कहने लगती है कि तुमने पूरे कॉस्मिक सी को ही इसके बारे में अनाउंस कर दिया, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम खुद ही उन्हें बार बता रहे हो कि तुम्हारे पास बाउंडरलेस वर्ल्ड्स हैं। लेकिन असल में दोस्तों एंसेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हैं जो कि उसका सामना करने के लिए आने वाले हैं। एंसेस्टर को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि उस लड़की की बातों के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शानदार एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।